This is the capacitor which is mostly used in almost all conditions. This is cylindrical capacitor in which two concentric cylinders are kept in such a fashion that outer plate is connected to one terminal of battery while inner plate is connected to other. This is positive, this is negative, so it will be positively charged and this will be negatively charged. We are looking from center. It is the radius of inner cylinder is R1 while radius of outer cylinder is R2. Two concentric cylinders are used in this case. I am just writing the result. Capacitance of cylindrical capacitor is pi epsilon naught R L 2 pi epsilon naught L divided by ln R2 by R1. ये सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, अभी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ. ओके, बट आपको याद होना चाहिए कि अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो कितना होगा. और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में देखो ये जो वैल्यू है R2 बाई R1 वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई है, उसमें हमने लॉग लगा दिया तो वो एक वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू आएगा. और ये बड़े नंबर पे छोटे वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो एक लार्ज नंबर आता है. मीन्स सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होता है. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है. और फिर से देखो ये R2 बाई R1 है, दिस इज रेशियो ऑफ रेडियस. R2 इज आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई इनर रेडियस. तो बाहर वाले रेडियस में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे थोड़ा सा आएगा, मतलब 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा, बहुत ज़्यादा गैप तो रखना नहीं होता है. हाँ, अब ये लॉग के साथ लिखेंगे तो उसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा. लॉग 1.2 1.5 का जो वैल्यू आता है, तो ये बड़े नंबर के नीचे एक फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो वो पूरा नंबर बड़ा आ जाएगा. ओके, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सिम्स टू बी वेरी लार्ज. इस केस में लार्ज मिलता है. और इसके बाद भी अगर आप बीच का जो स्पेस है, पहला सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के बीच का जो स्पेस है, उसमें अगर कोई मटेरियल डाल देते हैं तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. वो कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, थोड़ी देर बाद में देखूंगा. ओके, बट आप ये समझ लो यही कारण है कि मोस्ट ऑफ केसेस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ होता है. चाहे वो पानी भरने वाला मोटर हो, ये फैन हो, या किसी भी तरह का रोटेटिंग इक्विपमेंट जहाँ भी होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका फ़ैन चलना बंद हो गया, आप स्विच ऑन करते हो वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, बंद हो गया, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि वो कंडेंसर ख़राब हुआ होगा, वो कैपेसिटर ख़राब हुआ होगा. तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका पता है? आप कैपेसिटर खोल लो, उसमें 2 टर्मिनल लगे रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. हाँ, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है. ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है. तो आपको चेक करना होगा विदर इट स्टोर्स एनर्जी और नॉट. तो क्या करते हैं, वो दोनों टर्मिनल को हम एसी सप्लाई में जहां आप प्लग लगाते हो, जहां आप प्लग लगाते हो उस जगह पे वो दोनों वायर को घुसा कर देखेंगे बहुत थोड़े से टाइम के लिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, और बाहर निकाल लेंगे. और जब बाद में हम ऐसा टच कराएंगे, वो अगर स्पार्क करता है बहुत तेज़ी से, मीन्स उसमें फॉल्ट नहीं है. अगर वो स्पार्क नहीं करता है मतलब वो स्टोर नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो चुका है. ओके, तो
अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, इसका काम क्या है, स्टोर करना। जैसे सपोज करो ये बैटरी से कनेक्ट किया, इसने अपना चार्ज स्टोर कर लिया। अब सपोज करो लाइन कट गया या कुछ ऐसा हुआ, ये हमने इसका सर्किट काट दिया, तो यहाँ तो स्टोर हो गया है ना, ये जो स्टोर हो गया है, अब ये तो वापस निकलना चाहिए ना। किसी बकेट में आप पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, एक पंप से पानी डाल रहे हो, ओके। अब सपोज करो कि वो पंप चलना बंद हो गया, तो जो पानी वहाँ है वो तो मिलना चाहिए ना। तो वो इसमें पता चलता है, वो सेम टर्मिनल को अगर वापस आपस में फिर से लगाएंगे तो वो बहुत तेज से स्पार्क करेगा, एकदम चिंगारी निकलेगा, ओके। तो वो तरीका होता है कैपेसिटर्स के चेक करने का। अब दूसरी बात है कि क्यों हम एनर्जी स्टोर करते हैं। यस, जब हम लोग किसी रोटेटिंग डिवाइस को स्टार्ट करते हैं या मोटर स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट के बाद वो घूमना शुरू होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर पहले रेस्ट पे है, अब उसको मोशन में डालना है, तो उस समय अगर मोशन में लाना है तो उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन जो सप्लाई दे रहा है वो तो एक जैसा सप्लाई दे रहा है, तो अचानक से ज़्यादा कहाँ से मिलेगा। तो कैपेसिटर उस समय वो चार्ज स्टोर कर लेता है और फिर वो रिलीज करना शुरू करता है सडनली। तो जैसे एक साथ अचानक से वो वोल्टेज बढ़ा देता है, मतलब टॉर्क जो है उसको वो इन्हेंस कर देता है और वो चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। इवन आप उसके बाद कैपेसिटर को हटा लेंगे तब भी वो चलता रहेगा, बट एट द स्टार्टिंग वो चाहिए, ओके। हाँ, चलिए, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक इस तरह का कॉम्बिनेशन हमने बनाया। एक प्लेट ऊपर से है, दूसरा प्लेट नीचे से, और दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये कुछ मुझे इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है तो हमने इसमें पॉजिटिव बना दिया, और ये नीचे का प्लेट निगेटिवली चार्ज्ड है। ये दोनों भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल डी। तो आपने जैसा पहले पढ़ा है, अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ओके। तो हम कैसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया जिसमें मुझे देखना है कि कितना सरफेस एरिया में कितना चार्ज आ रहा है। एक ऐसा हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, सपोज करो इसका एरिया हमने डेल्टा ए मान लिया, जबकि पूरा का एरिया कैपिटल ए गिवन है, ओके। तो अप्लाइंग गॉस लॉ अगर मैं लिखता हूँ, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इस सेक्शन के अंदर में कितना चार्ज आया है ये जानने के लिए अब मुझे देखना है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, हाँ। जबकि एक सिलेंडर है, ऐसा सपोज करो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा है, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट के लिए एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर राउंड राउंड घूमता जाएगा चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो दोनों के बीच का एंगल, तो ई डॉट डेल्टा एस, अगर इस सरफेस से हम डेल्टा एस का वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 होगा। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरह का जो वर्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। सो अगर इस जगह के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डेल्टा एस, हमने डेल्टा एस लिया है डेल्टा ए, कॉस 0 डिग्री। बाकी ये सरफेस का, बाकी चारों तरफ वाले सरफेस का कैंसिल हो जाएगा। अब कोई बोले कि यहाँ का आपने क्यों नहीं लिखा, तो वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
0 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर आ रहा है, इसमें एक, इसलिए हमने एक यही आया, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच चार्ज इज बीइंग इनक्लोज्ड। इस पूरे प्लेट में, इस प्लेट में चार्ज क्यू आया था, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए। हमने कितने एरिया को इनक्लोज किया है, डेल्टा ए, तो चार्ज इनक्लोज्ड विल बी क्यू बाय ए इंटू डेल्टा ए। कोई डाउट? फिर से मैं बताता हूँ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेट है ये पूरा एरिया ए है, पूरे एरिया में क्यू चार्ज है, तो मुझे निकालना है छोटे से एरिया में कितना होगा। तो सबसे पहले चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, ऐसा है कि 5 मीटर स्क्वायर में 100 कूलम्ब है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा वो पहले निकाल लेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 होगा। और फिर हमको अगर 2 में निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने क्यू बाई ए निकाला, ये हो गया जो यहाँ लिखा। और चूंकि हमारा एरिया डेल्टा ए था तो डेल्टा ए से मल्टीप्लाई किया तो क्यू इनक्लोज्ड हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो E इंटू डेल्टा ए इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ए बाय ए एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए हैज़ बीन कैंसल्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट बिकम्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट E इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो क्वेश्चन आता है कि अगर हमने भी पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये भी पोटेंशियल यहाँ भी है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है। हाँ, तो आपको पता है कि इंटीग्रल E डॉट डी आर इक्वल टू डी भी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हमको चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। तो माइनस साइन आता है, मैग्नीट्यूड वाइज लेकर चल रहे हैं, तो E डॉट डी आर जो है हमारा, E का वैल्यू हमारा आ गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और डी आर अगर यहाँ से इस जगह से धीरे धीरे होकर के नीचे तक आएंगे तो डी आर होकर के डी हो जाएगा, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। दिस इज इक्वल टू भी, तो भी इक्वल टू क्यू इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक मुझे मिल गया। हाँ, और अगर मुझे C चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, सो C इक्वल टू क्यू बाय भी होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज, मैं दूसरी जगह लिखता हूँ, वहाँ स्पेस कम हो रहा है, C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय भी। तो Q डिवाइडेड बाय भी का वैल्यू यहाँ से क्या आया है, Q इंटू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये बड़ा वाला डिवाइडेड है, सो दिस इज Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q इंटू डी। Q से Q कैंसल, सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नोट डाउन प्लीज। Capacitors can be connected in several ways. Like resistance, they are also connected in series and combination or mixed fashion. So if you are having two or more than two capacitors connected in such a way that second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor, and then second plate of second capacitor is connected to first plate of third capacitor, and so on. इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें C1, C2, C3 हमने कैपेसिटेंस देखा, ये सारे एक ही बैटरी से कनेक्टेड है. दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन.
सो हाउ इट वर्क्स, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने का है जो हमेशा यूज होगा, आज के बाद हमेशा यूज होगा। जिस जगह तक, जहां तक सेम वायर होगा, जहां तक सेम वायर होगा वहां तक सेम पोटेंशियल होगा। वेरी क्लियर, जिस पॉइंट तक सेम वायर है वहां तक सेम पोटेंशियल होगा। मीन्स अगर ये भी, अब ये बैटरी को देखो, ये यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी। अगर ये 24 वोल्ट का है तो दिस इज एट 0 पोटेंशियल, दिस इज एट 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाएगा। इस वायर में प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल में हल्का ड्रॉप होता है। जैसे आपके घर से 2 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है, वो वहाँ 220 वोल्ट दे रहा है, आपके घर तक आते आते हो सकता है थोड़ा ड्रॉप करे, बट इस लेंथ पे वो ड्रॉप नहीं करता है। तो अगर ये भी पोटेंशियल है तो हमारा पोटेंशियल यहाँ तक, इवन इस जगह तक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, और बैटरी क्या सप्लाई करता है, बैटरी चार्ज सप्लाई करता है। पहला चीज, सेम लाइन जहां तक होगा पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम वायर में सेम पोटेंशियल होगा। ओके, एक वायर जहां तक है वहां तक सेम पोटेंशियल होगा। और दूसरा, बैटरी क्या सप्लाई करता है, चार्ज सप्लाई करता है। चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। ओके, तो हमने यहाँ एज्यूम करना है कि सपोज करो यहाँ से चार्ज चला और वो यहाँ तक चला, तो अगर इस चार्ज पे प्लस क्यू आया होगा तो उसके ऑपोजिट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, वेरी सिंपल, माइनस क्यू। ये कैपेसिटर का रूल ही बताता है, एक प्लेट पे जितना चार्ज देंगे उसके उल्टा पे उतना ही निगेटिव में आ जाएगा। अब बताओ, यहाँ तो कहीं से आया नहीं था ना, यहाँ तो बैटरी का कहीं कनेक्शन नहीं है, इधर भी प्लेट है इधर भी प्लेट है, तो अगर ये माइनस क्यू आया तो इधर प्लस क्यू हो गया होगा। ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, आप ये समझ लो कि ये 2 प्लेट्स हैं, इसके पास सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जब इसके सामने हमने कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया, सपोज करो यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज प्लस ले लिया, तो यहाँ चूंकि 100 ही है ना, तो ये इसके बराबर होने के लिए इधर से खींचेगा। तो ये जो इधर 100 था वो अगर इधर खींच लेता है तो इसमें 100 प्लस हो जाएगा, यहाँ उतना ही माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ, यहाँ प्लस क्यू हुआ तो अपोजिट प्लेट पे। अब सिमिलर वे में आप ये देखो, इसको दूसरे रूप में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ से Q चार्ज निकला तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एंड सो ऑन। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज थ्रू आउट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज डिपोजिशन ऑन ईच प्लेट सेम रहता है, वट एवर मे बी द कैपेसिटेंस। अब मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। मैं पहले, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हर प्लेट पे सेम चार्ज स्टोर होगा। When it is series combination, charge on each plate, फिर से, when it is series combination, charge on each plate remain same. ओके, सो अगर इस पे Q आया तो इस पे भी Q, इस पे भी Q, सब पे सेम होगा। अब आपकी बात आती कि पोटेंशियल का क्या होगा। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक कैपेसिटी है, जो एक एनर्जी है। पोटेंशियल एक एनर्जी है, वर्क डन कैपेसिटी है। तो अगर ये समझ लो कि ये 20, अगर V का वैल्यू हमने 24 वोल्ट रखा, मीन्स इसके पास इतना एनर्जी है कि ये 24 वोल्ट सप्लाई कर सकता है। हाँ, इस पॉइंट पे 24 वोल्ट है और इस पॉइंट पे कितना है। तो मैंने बताया था कि सेम लाइन में सेम पोटेंशियल रहेगा, मतलब यहाँ तक 24 वोल्ट है। अब इधर चलो, इधर निगेटिव है, कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 है। तो इस जगह पे 24 वोल्ट है और वो जाते जाते यहाँ 0 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है,
इट ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स। कब ड्रॉप करता है? अगर आपने खाना पीना खाकर बिल्कुल मजबूत बनाकर बॉडी बैठे हो और काम करने जा रहे, आप जब काम करोगे तो एनर्जी घटेगा, आप थकोगे। हाँ, मतलब ये है। अब ये समझ लो, अगर मैं इसको पोटेंशियल को हाइट से डिनोट करता हूँ, जैसे पानी गिरता है ना हाइट से, सपोज करो कि यहाँ का ये है V वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ड्रॉप होगा? कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक तो वायर है, कोई ड्रॉप नहीं। इस कैपेसिटेंस को जब पार करेगा पोटेंशियल, इस कैपेसिटेंस को पार करने में ड्रॉप करेगा, क्योंकि वो एक लोड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक बार ड्रॉप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ है क्या? तो सेम रहेगा। फिर इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक में कोई लोड नहीं है तो सेम पोटेंशियल है, सेम हाइट पे चलेगा। फिर इससे यहाँ तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। सो अगर ये 0 मान लो तो इट बिकम्स 0। तो पोटेंशियल किस किस जगह ड्रॉप हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कैपेसिटर को क्रॉस करने में। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कैपेसिटर को क्रॉस करने में। जब जब हम कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो कितना कंज्यूम हुआ? तो हमको रिलेशनशिप पता है ना, Q इक्वल टू C इंटू V। तो V कैन बी रिटन एज Q बाई C। हाँ, सो जो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने में, यहाँ से यहाँ तक चार्ज Q है तो Q बाय C1 ड्रॉप होगा। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने में Q बाय C2 पोटेंशियल के टर्म में, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने में Q बाय C3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ मिला करके? यहाँ से यहाँ तक ये 24 था, 24 में से 0 गया तो 24 ड्रॉप हुआ। लेकिन पहले में Q बाय C1 ड्रॉप हुआ, दूसरे में Q बाय C2 ड्रॉप हुआ, तीसरे में Q बाय C3 ड्रॉप हुआ। हाँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाँ, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ये तीनों ड्रॉप मिला करके 24 वोल्ट के बराबर ड्रॉप हुआ ना। हाँ, तो V1 कितना आ रहा है? Q बाय C1 प्लस V2 कितना आ रहा है? Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। दिस इज V। अब सब में Q है तो हम Q निकाल दिए, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हाँ, और अगर हम इसको अगर ये सारा तीन कैपेसिटेंस, ये तीनों जो C1 C2 C3 था, इसको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा दे जो C इक्विवेलेंट के नाम से कहलाए, सेम वोल्टेज से। सपोज करो जितना चार्ज इसमें 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 ये तीनों में मिलके जितना चार्ज स्टोर हुआ, उतना अगर एक सिंगल कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज, देन दैट कैपेसिटर विल बी इक्विवेलेंट टू दिस कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी विल नो इट एज अ C इक्विवेलेंट एंड दिस इज V वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू Q आना चाहिए, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। हाँ, तो हम अगर इससे V का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है? Q बाय C इक्विवेलेंट। ये V का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा Q बाय C इक्विवेलेंट। हाँ, एंड Q Q कैंसल, सो यू आर हैविंग द रिलेशन 1 बाय
C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the relation of equivalent capacitance of capacitors connected in series. This is similar to the resistance connected in parallel combination. Don't be confused. रेसिस्टेंस का जो पैरेलल कम्बिनेशन का रिलेशनशिप होता है यहाँ सीरीज कम्बिनेशन का होता है, ठीक है।